नमो नमः मित्रों। आज जैसा कि आप सब जानते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस है। राष्ट्रीय गणित दिवस आज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के ही दिन भारत के एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था और उसी चीज़ के उपलक्ष्य में हम लोग आज राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। भारत में मनाया जाता है। तो चूँकि आज राष्ट्रीय गणित दिवस है तो गणित से संबंधित कोई बात तो करनी ही चाहिए। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है? टॉपिक ये है कि हम लोग एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी n साइड्स हैं उसकी कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ेंगे। आपने आज तक कोनिक्स की इक्वेशन पढ़ी होंगी, सर्कल की, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन, प्लेन, 3 डायमेंशंस में आपने स्फीयर की, कोनिक्स, कोन, सिलेंडर, बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी। परंतु आपने एक रेगुलर पॉलीगन की इक्वेशन शायद ही पढ़ी हो, वो भी कार्टेशियन इक्वेशन। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। रेगुलर पॉलीगन की कार्टेशियन में इक्वेशन लिखना थोड़ा सा कठिन काम है। इसकी पोलर इक्वेशन जो होती है वो सिंपल होती है, लेकिन हम लोग आज पोलर की बात नहीं करने वाले, आज हम लोग कार्टेशियन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करें। रेगुलर एनगॉन, एनगॉन से मतलब है रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स। ठीक है, विद गिवन साइड लेंथ, गिवन साइड लेंथ a, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड लेंथ a है और उसमें साइड्स जो हैं वो n है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग इस इक्वेशन को। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस, y प्राइम, x प्राइम, ये ओरिजिन है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑक्टागन लेते हैं, उसको बेसिस बनाकर चलेंगे और उससे हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्टागन कुछ इस शेप का होता है। इस शेप का थोड़ा सा रफ फिगर है। तो साइड्स सबकी इक्वल होंगी, a लेंथ होगी सबकी साइड्स। ठीक है, तो ये लेंथ जो हो जाएगी ये a हो जाएगी। ठीक, और नंबर ऑफ साइड्स n है तो यहाँ n बराबर 8 हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। आप ओरिजिन से इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे, इस वर्टेक्स को, इस वाले वर्टेक्स को ओरिजिन से ज्वाइन करिए, इस वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करिए, इस वाले को ज्वाइन करिए, सबको ज्वाइन कर दीजिए ओरिजिन से। तो अगर ये वाला एंगल आप देखें, ये कितना एंगल होगा? चारों तरफ एंगल जो है वो 2 पाई होगा, यानी 360 डिग्रीज। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये थीटा, ये कितना होगा? ये, अब आप इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 साइड्स हैं तो 8 एंगल्स बन रहे हैं। सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे इक्वल एंगल्स भी बनेंगे। तो हम लोग थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2 पाई बाई n कर देंगे। यहाँ पर n 8 है तो 2 पाई बाई 8 होगा ये एंगल। लेकिन जब आपके पास n साइड्स होंगी तो आप 2 पाई बाई n करेंगे तो इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, हम इसको रख लेते हैं थोड़ा सा बॉक्स बना के, ये बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। अब ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, उसी प्रकार ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये इतना, ये वाला, यानी ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पाई बाई n है। तो जो ये ऊपर वाला एंगल होगा इतना सा, ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये पाई बाई n हो जाएगा। तो थीटा बाई 2 जो है वो पाई बाई n हो गया।
अब ये साइड लेंथ पूरी a है, तो जो ये इतनी ऊपर वाली है ये a/2 हो जाएगी। ऊपर वाली a/2 है, तो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग एक नया फिगर बना लेते हैं। हम लोग इतने की बात कर रहे हैं अभी। ये चीज़ a/2 हो गई है और ये चीज़ जो है ये π/n हो गई है। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली, ये लेंथ हो जाएगी a/2 tan π/n। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे आप, आ जाएगा tan π/n बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। बेस निकालेंगे तो ये a/2 अपॉन tan π/n, वही चीज़ लिखी है a/2 tan π/n। और ये लेंथ जो आप निकालेंगे ये कितनी हो जाएगी, ये a/2 sin π/n हो जाएगी। ठीक है, a/2 sin π/n। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी साइड फ्रॉम ओरिजिन बराबर a/2 tan π/n। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी साइड फ्रॉम ओरिजिन इज a/2 tan π/n। n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है और a जो है वो साइड लेंथ है, एक साइड की कितनी लेंथ है वो है a। ठीक है, अब आप याद करिए एक स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, नॉर्मल फॉर्म उसे कहते थे। क्या होती थी वो इक्वेशन, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। यहाँ p जो होता है ये इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसका ग्राफ जब आप बनाते तो ऐसा कुछ बनता था, ये लाइन होती थी, ये एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये लाइन, ये ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब आप इस पर परपेंडिकुलर डालते थे तो ये जो लेंथ होती थी, ये इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती थी ये p होती थी। और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता था उसको एंगल को हम लोग क्या कहते थे, उस एंगल को हम लोग कहते थे अल्फ़ा। तो वही अल्फ़ा यहाँ पर लिखा है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। इस इक्वेशन का हम लोग प्रयोग करेंगे जनरल किसी एनगॉन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो इसका हम लोग प्रयोग कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एनगॉन है तो इसमें n साइड्स होंगी, हर साइड एक लाइन सेगमेंट है। तो हम लोग एक साइड की इक्वेशन निकाल लें और उसी साइड को हम लोग रोटेट करा दें ओरिजिन के अबाउट, तो हम लोग को पूरे एनगॉन की एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग वही काम करने वाले हैं, रोटेट कराएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये भी यूज़ होगा कि किसी भी ग्राफ को कैसे बाउंड किया जाता है एक जगह पर, तो वो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग एक इस वाली साइड की इक्वेशन निकालेंगे, इसी साइड की इक्वेशन निकाल के उसको रोटेट कराएंगे। ठीक है, तो इस साइड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, इस नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करिए। यहाँ पर अभी अल्फ़ा 0 है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x, मान लीजिए कोई भी जनरल अल्फ़ा है तो इसकी इक्वेशन x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p हो जाएगी। यहाँ पर p क्या है, p जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन है फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पर इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, जो नीचे बताई थी a/2 tan π/n। तो यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो a/2 tan π/n हो गई, p की वैल्यू a/2 tan π/n। तो वही यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग लिख देंगे, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू a/2 tan π/n। अब बात आती है कि हम लोग को रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने के लिए हम लोग अल्फ़ा की जो है सहायता लेंगे, अल्फ़ा के सहायता से हम लोग इस पूरे ग्राफ को रोटेट कराएंगे।
अल्फ़ा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो लाइन रोटेट करती जाएगी। तो देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। हम लोग एक फिर से ग्राफ बनाते हैं ऑक्टागन का ही। ये डिस्टेंस अभी अल्फा, पहले बार जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी इस साइड के लिए। इस साइड के लिए जब आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, फिर इस साइड के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, इस साइड के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस साइड के लिए ये हो जाएगी, इस साइड के लिए ऐसे डालेंगे। तो आप निकाल सकते हैं आगे। हम लोग देखते हैं कि ये एंगल कितना है। ये एंगल हम लोग को देखना है कितना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि ये वाला एंगल जो है ये π/n है। ठीक उसी प्रकार ये वाला एंगल भी π/n है। जब ये एंगल π/n है, ये एंगल π/n है, तो ये जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल जो है ये 2π/n हो जाएगा। ठीक है। तो इस लाइन के लिए जब आप इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, इस लाइन सेगमेंट की, तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 2π/n हो जाएगी। ध्यान रखिए, पहली साइड के लिए अल्फ़ा 1 हो गया, मान लीजिए ये पहली साइड है, इसके लिए अल्फ़ा 1 हो गया। अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि पी आप ऐसे मेज़र कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ पी मेज़र करते हैं। एक्स एक्सिस से पी वाला जो लाइन होती है, ये आप देखिए, एक्स एक्सिस से पी वाली जो लाइन है OP, ये जितना एंगल बनाती है उसी को अल्फ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर O ये है, अभी P यहाँ है P1, यहाँ ये O है, यहाँ P1 है। तो OP1 अभी एक्स एक्सिस पे इलाई कर रहा है। पहली साइड है इसलिए हम लोगों ने P1 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ दूसरी साइड है इसलिए इसको P2 लिख देते हैं। तो OP1 जो है वो अभी एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो अल्फ़ा 1 जो है 0 हो जाएगा। पहली लाइन के लिए अल्फ़ा, उसको हम लोग अल्फ़ा 1 कहते हैं, तो अल्फ़ा 1 0 हो जाएगा। फिर दूसरी साइड के लिए OP2 देखिए एक्स एक्सिस से कितना एंगल कितना एंगल बना रहा है, π/n + π/n 2π/n। तो ये जो ये एंगल है ये XOP1 है। अल्फ़ा 1 मतलब XOP1, अल्फ़ा 2 एंगल XOP2 ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इसको अल्फ़ा 2 कह रहे हैं हम लोग। अल्फ़ा 2 कितना है? π/n + π/n यानी 2π/n। तो अल्फ़ा 2 2π/n आ गया। अब हम लोग अल्फ़ा 3 निकालेंगे। अल्फ़ा 3 निकालने के लिए इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है। तो जब ये एंगल निकालेंगे तो आप लोग ये भी 2π/n आएगा, क्योंकि आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इतना एंगल ये π/n, फिर ये वाला जो एंगल है ये π/n, तो π/n + π/n यानी ये पूरा एंगल जो है एंगल YOP2 जो है वो 2π/n हो गया। लेकिन अल्फ़ा 3 जो है वो YOP2 नहीं है, ये चीज़ P3 ले लीजिए, ये पॉइंट जो है इसको P3 ले लीजिए। तो अल्फ़ा 3 क्या होगा? एंगल XOP3, ये वाला पूरा एंगल अल्फ़ा 3 होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा 3 हम लोगों ने कैसे निकाला? π/n + 2π/n + π/n कितना हो गया? 4π/n। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या यूँ आप कहें कि अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 + π/n, ऐसे कर दिया। सॉरी, अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 + 2π/n। ये वाला हम लोग को एंगल निकालना है ना। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू 8 है, तो आप कह सकते हैं कि ये π/2 हो गया 90 डिग्रीज। लेकिन हम लोग जनरल बात कर रहे हैं तो हम लोग n को लेकर चलेंगे, हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो अगर आप किसी जनरल पॉलीगन को देख लीजिए, किसी भी जनरल पॉलीगन में आप देखेंगे ऐसे करके कुछ इक्वेशन होंगी, उसकी साइड्स चलेंगी n साइड्स। तो जो सेंटर जो होगा, सेंटर मान लीजिए यहाँ पर आपने P लिया था, P यहाँ पे अल्फ़ा 0 था इस वाली लाइन पे, यानी यहाँ एक्स एक्सिस था स्टार्टिंग में। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे यहाँ पर, तो ये 2π/n का गैप आएगा। फिर अगली साइड के लिए 2π/n + 2π/n यानी 4π/n का गैप आएगा। तो वही अल्फ़ा जो है वो 0 होगा, 2π/n होगा, 4π/n होगा। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा
के की वैल्यू, अल्फ़ा आई की वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ अल्फ़ा 1 था तो ये 0 आया, अल्फ़ा 2 था तो 2 पाई/n आया, अल्फ़ा 3 था तो ये 4 पाई/n आया। हम लोग अल्फ़ा आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2। कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर? इवन नंबर्स आ रहे हैं 0 2 4, तो हम लोग 2i-1 पाई/n लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा आई की वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ पर 1 डाल के देखिए, 1 - 1 0 हो जाएगा। जैसे आप आई की जगह 1 डालेंगे तो अल्फ़ा 1 बराबर 2 1 - 1 पाई/n। 1 - 1 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा। अल्फ़ा 1 0 आ गया, लिखा है। अल्फ़ा की जगह आप 2 डालेंगे इसमें तो 2 - 1 पाई/n, 2 - 1 1, तो ये 2 पाई/n आ गया। ये लिखा हुआ है अल्फ़ा 2 पाई/n। तो ये जो है ये अल्फ़ा आई का जनरल फार्मूला है, यानी ith साइड के लिए, यानी आई वाली साइड, जो ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, तो जो ith साइड है, ith साइड के लिए, ith साइड के लिए अल्फ़ा की वैल्यू यानी अल्फ़ा आई जो है वो 2i-1 पाई/n है। तो हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो x cos 2i-1 पाई/n प्लस y sin 2i-1 पाई/n इज इक्वल टू p की वैल्यू हम लोग को लिखनी होगी। p की वैल्यू क्या है? a/2 tan पाई/n। ये हम लोग के पास इक्वेशन आ गई। ये ith साइड की इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ ith साइड की इक्वेशन है। आई की जगह 1 डालेंगे तो पहली साइड की इक्वेशन आ जाएगी, आई की जगह 2 डालेंगे तो दूसरी साइड की इक्वेशन आ जाएगी, आई की जगह 3 डालेंगे तो तीसरी साइड की इक्वेशन आ जाएगी। आई की अलग अलग वैल्यूज़ डालने के लिए डालेंगे आप तो अलग अलग साइड्स की इक्वेशन आ जाएंगी। आई की वैल्यू अच्छा कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि केवल n साइड्स ही हैं, तो हम लोग आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक डालेंगे। लेकिन अब जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? मान लीजिए आपके पास, आपने हेक्सागन मान लीजिए बनाया, तो 6 इक्वेशंस बनेंगी। आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक डालेंगे तो 6 इक्वेशंस आपके पास आएंगी, 6 इक्वेशंस का सेट आएगा। तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा? उनका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसी तरीके का लगभग बनेगा। इसमें से जो ये पार्ट है, ये मेन हेक्सागन है अपना इतना, ये जो पार्ट है ये वाला, ये हेक्सागन है। हम लोग को तो केवल इतना पार्ट ही चाहिए। हम लोग को ये बाकी जो बाहर की लाइन है ये सब नहीं चाहिए हम लोग को। ये केवल एक रफ ग्राफ है, तो इसमें हम लोग को केवल इतना पार्ट चाहिए। ये वाली जैसे ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन है तो इस लाइन का केवल हम लोग को इतना सा पार्ट चाहिए। ये वाली लाइन है तो ये वाली लाइन है, इसका हम लोग को केवल इतना सा पार्ट चाहिए। ये वाली लाइन है, इसका हम लोग को केवल इतना सा पार्ट चाहिए। बाकी पूरी लाइन से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को केवल इतने पार्ट से मतलब है। तो हम लोग को इसको ग्राफ को जो है बाउंड करना पड़ेगा। हर साइड की इक्वेशन को ये तो एक लाइन की इक्वेशन है, और हम लोग जब एक कोई पॉलीगन बनाते हैं तो उसमें लाइन नहीं यूज़ होती, उसमें लाइन सेगमेंट यूज़ होता है। तो हम लोग पूरी लाइन की इक्वेशन का क्या ही करेंगे, हम लोग को केवल एक लाइन सेगमेंट की इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग को कुछ छोटे से एरिया में चाहिए, मतलब छोटी सी लेंथ की। तो वो लेंथ हम लोग को उस लेंथ के अंदर इस इक्वेशन का जो ग्राफ है उसको बाउंड करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। कैसे बांधेंगे? देखिए लिमिट लगा देंगे हम लोग उसमें, उसको उस लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इन बाउंड्रीज से बाहर इसको नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से कुछ करते हैं हम लोग। तो किसी भी ग्राफ को बाउंड करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। सिग्नम फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिग्नम फंक्शन का प्रयोग बाउंड करने में किया जाता है। एग्जाम्पल एक देखते हैं पहले, कैसे बाउंड करते हैं सिग्नम फंक्शन से। जैसे आपके पास कोई ग्राफ है, ये लाइन है,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, ये आपके पास कोई लाइन है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हम चाहते हैं कि जब हम लोग y इज इक्वल टू ए का ग्राफ बनाएं तो वो केवल इतने से एरिया में बने, ये वाला ग्राफ बने, केवल ये इतना, इतने से ये जो ये ग्राफ बन रहा है ये डार्क वाला, केवल इतना ही बने, बाकी पूरी लाइन ना बने। यानी ये वैल्यू क्या है, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है। हम लोग चाहते हैं कि 1 से ले जब x 1 से लेकर के 2 तक हो तभी y इज इक्वल टू ए का ग्राफ बने, उसके बाद ना बने। यानी जो हम लोग जब इसको ग्राफ बनाएं, जब किसी कैलकुलेटर्स पे ग्राफ बनाएं या फिर आप ग्राफिंग ऐप पे बनाएं या अपने हाथों से भी बनाएं, तो ग्राफ केवल इतना आए, ऐसे पूरी लाइन बन के ना आए, केवल इसका एक सेगमेंट बन के आए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिग्नम फंक्शन। कैसे करेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब ग्राफ बन रहा है, और x की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी 1 और 2, x 1 और 2 के बीच में है तब ये ग्राफ बन रहा है। x जब 2 से बड़ा है तो ये ग्राफ नहीं बन रहा, ये वाली लेंथ जो है ये 1 है, ये वाली लेंथ जो है ये 2 है, ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2। तो x 1 और 2 के बीच में तभी ये वाला ग्राफ बन रहा है, उसके बाहर तो नहीं बन रहा है। तो हम लोग सिग्नम फंक्शन लगाएंगे। कैसे, y इज इक्वल टू ए रूट सिग्नम साइन, ये SIGN साइन, इसका मतलब है सिग्नम x -1 और रूट सिग्नम 2 - x। सिग्नम फंक्शन में बता देता हूँ क्या होता है। जो सिग्नम x है इसकी वैल्यू होती है x बाई मॉड x जब x 0 नहीं है, और इसकी वैल्यू होती है 0 जब x 0 है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ये होता है। तो इसकी वैल्यूज जो होती है, इसकी जब रेंज आप निकालेंगे तो इसकी रेंज केवल -1, 0 और 1, केवल ये 3 नंबर इसी देता है। तो यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 0 और -1 में ही होता है प्रॉब्लम, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सिग्नम x की वैल्यू x बाई मॉड x है, तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, -1 अगर x लेस देन 0 है, और 0 अगर x 0 है। आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये चीज़ आएगी। कैसे, जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x बराबर -x होता है, तो -x यहाँ पर पुट करेंगे तो x कट जाएगा, -1 बच जाएगा x लेस देन 0 पे। x जब ग्रेटर देन 0 होता है यानी पॉजिटिव होता है तो मॉड x के बराबर ही होता है, तो x अपॉन x हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा, 1 लिखा है, और x 0 है तो ये 0 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इसकी रेंज 1 -1 0 ही होती है। यहाँ पर कैसे यूज़ है सिग्नम का, देखिए हम लोगों ने सिग्नम x -1 लिखा है, तो जब x 1 से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी, और सिग्नम x -1 की वैल्यू 1 है तो रूट के अंदर 1 आ जाएगा, रूट 1 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। x 2 से छोटा होगा, हम लोग केस बना के देखते हैं पहले। x मान लीजिए 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है x, तो x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो x -1 पॉजिटिव हो गया, x 1 से बड़ा है तो x -1 पॉजिटिव है, x -1 पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी तो ये हो जाएगा y बराबर a रूट 1। x 2 से छोटा भी साथ में दिया हुआ है, यानी 2 - x, ये भी पॉजिटिव है, x 2 से छोटा है तो 2 - x पॉजिटिव है, तो सिग्नम 2 - x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर अंदर आप सिग्नम के लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो 2 - x चूँकि पॉजिटिव है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a फाइनली। तो ये जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू a का ही बनेगा, ये वाला। बात तब करते हैं जब x ग्रेटर देन 2 हो जाए और x लेस देन 1 हो जाए, यानी 2 से बड़ा हो जाए या 1 से छोटा हो जाए। तो जब x 2 से बड़ा होगा तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये वाला पार्ट,
तो इसमें रूट के अंदर -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 रूट के अंदर, और रूट के अंदर -1 मतलब रियल नंबर से तो बाहर ही हो गया, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, इमेजिनरी, तो आप उसका ग्राफ बना ही नहीं सकते, है ना। इमेजिनरी जब रूट के अंदर कोई माइनस चीज़ आ जाएगी तो आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज ही नहीं कर सकते आप ऐसे, तो वहाँ पर इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं क्योंकि रियल नंबर से ही बाहर चला गया, तो उस केस में इसका ग्राफ प्लॉट ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ये चीज़। सिमिलरली x 1 से अगर छोटा हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज -1, यहाँ रूट के अंदर -1 आ जाएगा, वो भले पॉजिटिव, उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो ये भी रूट के अंदर -1, यहाँ पे दिक्कत करने लगेगा, तो जब x 1 से छोटा होगा तो तब भी ग्राफ नहीं बनेगा, तो जब x 1 और 2 के बीच में है तभी ग्राफ बनेगा। बात कर लेते हैं कि x 1 के बराबर हो तो क्या होगा और 2 के बराबर हो तो क्या होगा। x 1 हो जाएगा तो सिग्नम ऑफ 1 - 1 यानी सिग्नम ऑफ 0, सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है 0, तो रूट के अंदर 0 आ जाएगा, बाकी आगे कुछ भी हो तो फिलहाल y = 0 आ जाएगा x बराबर 1 पे, और ऐसे x जब 2 होगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0, तो पूरा इधर 0 हो जाएगा, तो y = 0 आ जाएगा। तो फाइनली जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ पॉइंट्स आते हैं और ये लाइन आती है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट जो था वो नीचे आ गया, यहाँ पर इसके अगले वाले से शुरू हो रहा, ठीक है। आपको पता ही होगा कि मतलब जहाँ पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड होता है, जहाँ पर ये हॉलो सर्कल बना देते हैं वो वाला पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये ग्राफ बनेगा जब आप सिग्नम लगा देंगे, तो इसका बिना सिग्नम के कैसा बनता, पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाती, -∞ से शुरू होती, इन्फिनिटी तक चलती चली जाती। लेकिन जब आपने सिग्नम ये लगा दी, कंडीशन वाली सिग्नम वाली रूट के अंदर, तो ये इतने में ही बाउंड हो गया। अब ये ना 2 से बाहर जाएगा इसका ग्राफ, ना 1 से पीछे जाएगा, ना 2 से आगे जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस पूरी स्ट्रेट लाइन को बाउंड करने के लिए हम लोग को इतना पोर्शन चाहिए तो हम लोग बाउंड करेंगे। बस हम लोग एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से सिग्नम फंक्शन को यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ पर हम लोगों ने दो बार सिग्नम फंक्शन यूज़ किया है, यहाँ पर हम लोग एक ही सिग्नम फंक्शन यूज़ करेंगे, पूरा काम चलाएंगे एक ही सिग्नम फंक्शन से। कैसे? आप देखिए, ये जो है ये रेगुलर पॉलीगन है, तो इसका एक सर्कम सर्कल बनाइए। कैसे होगा? इसके सारे वर्टिसेस से पास होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब यहाँ जब आप बना के देखिए तो सर्कम सर्कल कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा कुछ सर्कम सर्कल। ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है, तो सर्कम सर्कल बन रहा है तो सर्कम रेडियस कितनी होगी आप कैलकुलेट करिए। ये ओरिजिन है, यहाँ से आप इसको कंबाइन करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, तो कैसे यही चीज़ जो होगी, ये वाली लेंथ, या मान लीजिए P3 है, ये P2 है, ये P3 P2 हटा दीजिए, M मान लीजिए, N मान लीजिए, P, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप मान लीजिए Q, ON और OM जो है यही तो सर्कम रेडियस है, ठीक है। तो सर्कम रेडियस कितनी है अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। सर्कम रेडियस क्या है? ओरिजिन से उस वर्टेक्स तक की दूरी। आप जब इस ऑक्टागन वाले फिगर को देखेंगे, जब आप इसका सर्कम सर्कल बनाएंगे इस पूरे ऑक्टागन का, तो ये इस वर्टेक्स से पास करेगा और उसका सेंटर ओरिजिन पे ही होगा। तो सेंटर से ओरिजिन से जो वर्टेक्स तक की दूरी होगी वही सर्कम रेडियस हो जाएगी। सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी कितनी है हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, a/2 sin π/n। यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी ये लेंथ, यही सर्कम रेडियस है। तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग। सर्कम रेडियस हमारे पास आ गई है, r बराबर a/2 sin π/n। अब सर्कल की इक्वेशन आप लोग जानते हैं क्या होती है?
सेंटर जिस सर्कल का ओरिजिन पे हो और आपको रेडियस दी गई हो, उस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन। ये इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन। अब बात करते हैं कि हम लोग इसका क्या यूज़ है, हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं। ये रेगुलर ऑक्टागन है। जब आप इसका सरकम सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक अलग छोटा सा फिगर बना के देख लेते हैं। एक सर्कल पहले बना लेते हैं। सर्कल बनाया, ये ऑक्टागन ऐसे करके ऐसे 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 साइड साइड है, इस तरीके से कुछ बनेगा फिगर। तो आप ध्यान से देखिए, जो ऑक्टागन है वो पूरा जो सरकम सर्कल है उसके अंदर ही लाई कर रहा है, उसके बाहर नहीं जा रहा। पूरा का पूरा पॉलीगन आप पेंटागन में भी देखेंगे, जैसे आप तो जब पेंटागन आप बनाएंगे तो इसका जो सरकम सर्कल होगा, पेंटागन पूरा सर्कल के अंदर ही रहेगा अपने सरकम सर्कल के। यानी कोई भी आप मतलब पॉलीगन बनाएंगे एन साइड का, कोई भी रेगुलर पॉलीगन, तो वो अपने सरकम सर्कल से अंदर ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता है। और आपको एक चीज़ भी आपको एक पता होनी चाहिए, क्या कि जैसे कोई सर्कल आपके पास दिया गया है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, और आपने उसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया, ये सेंटर है ओ, ये सेंटर है, और ये कोई पॉइंट आपने सर्कल के अंदर ले लिया क्यू। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स प्राइम और वाई प्राइम है, एक्स डैश वाई डैश के हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम के हैं। इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर ये हैं और ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो क्या कंडीशन होती है कि सर्कल के अंदर होगा? एक्स प्राइम का होल स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर लेस देन होना चाहिए ए स्क्वायर से, लेस देन या इक्वल टू आप कह सकते हैं। एक्स प्राइम और वाई प्राइम, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तभी वो पॉइंट सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर आप सर्कल के अंदर लेते हैं, ये बेसिकली कंडीशन कैसे आई कि इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन पे चूंकि हम लोगों ने अभी सेंटर ले रखा है, तो इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो सर्कल की रेडियस से कम होनी चाहिए। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट की? एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, यही डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। ये लेस देन इक्वल टू रेडियस होनी चाहिए। रेडियस कितनी है सर्कल की? ए या आर ले लीजिए आप, रेडियस आर है तो लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए। तो एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे आप। ये कंडीशन होती है आपके पास किसी भी पॉइंट को सर्कल के अंदर लाई करने की। तो चूंकि पूरा पॉलीगन आप कोई भी ले रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन, उस सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है, तो जो उस पॉलीगन पे आप कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे वो भी सर्कल के अंदर ही होगा या सर्कल के ऊपर होगा। तो उस पॉइंट के लिए भी यही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन। ये कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि सर्कल की रेडियस ये है। तो कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई अगर आप लेते हैं इस पॉलीगन के ऊपर, तो उस पॉलीगन वो ये कंडीशन होगी तभी वो पॉलीगन पूरा सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन को यूज़ करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इससे। तो अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन में एक टर्म ऐड कर दें, क्या टर्म? ये इक्वेशन हम लोग निकाली थी, अल्फा की वैल्यू निकाली थी ये, और पी की वैल्यू ये थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो अभी तो फिलहाल पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, -∞ से लेकर +∞ तक, ऊपर तक, एकदम नीचे से ऊपर तक पूरी स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना पार्ट? सिर्फ इतना जितना सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो इस पार्ट के लिए हम लोग केवल
इस पार्ट में इस ग्राफ को बाउंड करने के लिए हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे सिग्नम फंक्शन का यूज़ करके। रूट सिग्नम ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा सिग्नम के अंदर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़ सिग्नम के अंदर है और ये पूरा स्क्वायर रूट में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को, स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पर जगह। रूट सिग्नम ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कॉस 2i माइनस 1 पाई बाई एन प्लस वाई साइन 2i माइनस 1 पाई बाई एन। और ये चीज़ राइट में थी तो इसको हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट में ले आते हैं, तो माइनस a बाई 2 tan पाई बाई एन बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, स्पेस कम पड़ रहा है। रूट सिग्नम ए स्क्वायर बाई 4 साइन पाई साइन स्क्वायर पाई बाई एन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे पूरी इक्वेशन आ गई हम लोग के पास। ठीक है, बात करते हैं कि ये कंडीशन क्यों लगाई। सर्कल के अंदर लाई कर रहा है पूरा पॉलीगन, तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो जो ये सिग्नम के अंदर लिखी है चीज़, ये पॉजिटिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अंडर रूट के अंदर 1 मतलब 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वेशन वही नॉर्मल वाली बन जाएगी जो आपने पहले यहाँ पर निकाल ली है। ये वाली इक्वेशन बिना सिग्नम के अगर आप देखें तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी बिना सिग्नम के देखने पर। लेकिन जब ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो वो पॉलीगन का पार्ट नहीं होगा, वो वाला लाइन सेगमेंट, वो वाला जो ग्राफ का पार्ट है वो पॉलीगन में नहीं इंक्लूड होगा, वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। और सर्कल के बाहर चला जाएगा तो उससे नो कोई लेना देना है नहीं, तो हम लोग को उसको ड्रॉ भी नहीं करना है ग्राफ में। तो हम लोगों ने इसको बाउंड कर दिया है, क्योंकि जब ये इससे बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये सिग्नम के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो सिग्नम फंक्शन -1 वैल्यू दे देगा, और रूट के अंदर -1 मतलब बवाल हो जाएगा। तो हम लोग को बवाल से बचने के लिए क्या करना है कि हम लोग को अपने उसी फिक्स्ड सीमा में रहना है। ठीक है, सर्कल के अंदर ही रहना, उससे बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। तो ये जो इक्वेशन है ये अब एक साइड की इक्वेशन आई है। किस साइड की? ith साइड की। ये ith साइड की इक्वेशन आई है अभी केवल। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपने i की वैल्यू 1 डाली तो ये पहली साइड की इक्वेशन बनेगी, ये इतना ग्राफ बनाएगी, केवल इतना सा। i की वैल्यू 2 डालेंगे, अगर आप हेक्सागन बना रहे हैं, n की वैल्यू मान लीजिए आपने 6 दे दी, हेक्सागन बनाया तो पहली साइड ऐसी बनेगी। फिर i की वैल्यू 2 डालेंगे तो दूसरी साइड ऐसी बनेगी, i की वैल्यू 3 डालेंगे तीसरी साइड ऐसी बनेगी, i की वैल्यू 4 डालेंगे चौथी साइड ऐसी बनेगी, 5 डालेंगे ऐसी बनेगी, 6 डालेंगे तो ऐसी बनेगी। तो 6 इक्वेशंस जब आप यूज़ करेंगे i की अलग अलग वैल्यू डाल के, तो पूरा एक हेक्सागन आपका बन जाएगा। अगर n = 6 डाला है आपने तो आप n की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये अलग अलग नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, a की वैल्यू चेंज करेंगे तो साइड लेंथ बढ़ जाएगी। अभी जो साइड की लेंथ है वो a है, आप a की वैल्यू चेंज करेंगे तो साइड लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो एक साइड की इक्वेशन आ गई इतनी बड़ी सी। अब हम लोग
पूरे हेक्सागन की एक ही इक्वेशन के अंदर कैसे समेटें, मतलब एक ही इक्वेशन यूज़ करके, या तो हम लोग को 6 इक्वेशन यूज़ करनी पड़ रही है हेक्सागन को लिखने के लिए, हम लोग चाहते हैं कि पूरा एक ही इक्वेशन में काम चल जाए, कैसे चलाएं। तो हम लोग उसके लिए एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं यूनियन ऑफ ग्राफ्स, उसको यूज़ करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल ये है, देखिए ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ग्राफ है आपके पास x इज इक्वल टू 1 का, ये दूसरा ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू 1 का। ये आप चाहते हैं कि इस पूरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप एक ही इक्वेशन से बता दें, तो कैसे बता सकते हैं? x इज इक्वल टू 1 है यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 है यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 1 0 है, y माइनस 1 0 है, तो x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 जो है ये भी 0 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने इक्वेशंस को, तो ये आ गया। तो जब आप जैसे फैक्टराइजेशन करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, फिर 2 आता था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो आप करते थे एक बार x वाले फैक्टर को इन x के इस 0 के इक्वल करते थे इक्वेट, फिर इस वाले फैक्टर करते थे और 2 वैल्यू निकालते थे। उसी प्रकार जैसे आपके पास ये इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे आएगा या तो x इक्वल टू 1 होना चाहिए तो y इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 2 ग्राफ्स बन जाएंगे। इस एक इक्वेशन का यूज़ करके 2 ग्राफ बन जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास एक साइड की इक्वेशन है इतनी, हमने इसको राइट साइड से लेफ्ट लाइट पहले यहाँ पर लिखा था राइट साइड में, इस साइड से इसको हम लोग जो है लेफ्ट में इसीलिए लेकर आए ताकि हम लोग पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे यहाँ पर हमने 1 को लेफ्ट में लिया था, हम इन सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आई इक्वेशंस है, आई नंबर ऑफ इक्वेशंस, हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी, यूनियन हो जाएगा। तो क्या फाइनल इक्वेशन बनेगी? एक पाई लगाएंगे बड़ा सा, पाई नोटेशन आप लोग जानते होंगे, जैसे सिग्मा होता है सम के लिए, वैसे पाई होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पाई आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, क्योंकि n साइड्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आई की वैल्यू लिखी थी 1 से n तक, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और बाकी ये इक्वेशन इसके आगे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ब्रैकेट लगाया बड़ा सा, चालू की लिखनी इक्वेशन कैसे, रूट सिग्नम ए स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई n माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर रूट ख़त्म, और एक्स कॉस 2i माइनस 1 पाई बाई n प्लस वाई साइन 2i माइनस 1 पाई बाई n, ब्रैकेट बंद, यहाँ माइनस में a बाई 2 tan पाई बाई n, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक बंद, ये लिखा हुआ है सीक्वेंस में, और ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल होनी चाहिए। भाई आपके पास ये आप इक्वेशन थी, ये आई नंबर ऑफ इक्वेशन है, आई की वैल्यू 1 डालेंगे एक इक्वेशन, आई की वैल्यू 2 डालेंगे दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं n तक आएंगी। आप सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में जो है ये आ जाएगा और राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड 0 है तो मल्टीप्लाई करने पे सब 0 हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास। अच्छा अब ये आ चुका है, यही फाइनल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स, जिसमें जो साइड लेंथ है वो a के बराबर है, तो a साइड लेंथ हो गई और n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। ये हमारे पास आ गई जनरल पॉलीगन ऑफ n साइड्स, ठीक है, और a साइड लेंथ की, यही हमारी इक्वेशन है। देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं।
अब एक बात और है इसमें थोड़ी सी, क्या, एक थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि गड़बड़ क्या है, या कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस चीज़ के बराबर हो जाएगा, यानी जब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, तो ये चीज़ हो जाएगी ज़ीरो। जैसे वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई, उनका जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आएगा तो ये चीज़ हो जाएगी ज़ीरो। अब ये ज़ीरो हो जाएगा तो सिग्नम ज़ीरो मतलब ज़ीरो, रूट के अंदर ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टर्म बच जाएगा, ये टर्म जो है ये बच जाएगा। अब आप सारे को मल्टीप्लाई कर डालेंगे खूब सारा, n टाइम्स, आई से 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो इसी चीज़ को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉन नेगेटिव है और राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है, राइट हैंड साइड ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसका क्या जो है रिज़ल्ट आएगा, उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि जब आप पॉलीगन का ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए आपने ऑक्टागन बनाया, तो इसमें जो वर्टेक्स होंगे ना, ये वर्टेक्स इस ग्राफ में इंक्लूड है ही नहीं, तो हम लोग इसको जनरल इक्वेशन ऑफ एन गॉन विद एन नंबर ऑफ साइड्स एंड साइड लेंथ ए ये नहीं कह सकते। इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एन गॉन विद साइड लेंथ ए एंड एन नंबर ऑफ साइड्स एंड विद होल्स एट इट्स वर्टिसेस। होल्स कहने से क्या तात्पर्य है कि बिना वर्टेक्स को इंक्लूड किए। हम लोग वर्टेक्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा जब आप n की वैल्यू और a की वैल्यू डालेंगे, तो इसमें जो वर्टेक्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे ग्राफ में, तो आपका जो पॉलीगन है वो बिना वर्टेक्स का पॉलीगन बनेगा। बिना वर्टेक्स का कहने से मतलब है कि वो वर्टेक्स वाला पॉइंट नहीं होगा उसमें। मतलब अगर आप जब बहुत ज़्यादा जूम करेंगे, बहुत जूम इन इमेजिनेशन करिए, दो साइड्स मान लीजिए जहाँ मीट कर रहे हैं, तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन बनेगी। ये एक साइड ये है, मान लीजिए एक साइड ये है, तो ये दो साइड, एक साइड यहाँ तक जाएगी, दूसरी साइड यहाँ तक जाएगी, मीट नहीं करेंगी कभी आपस में, वो छुएंगी नहीं, टच नहीं करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज़ प्रॉब्लम है इस इक्वेशन के साथ। तो ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा, जनरल इक्वेशन ऑफ एन गॉन विद एन साइड्स, रेगुलर एन गॉन है हमारे पास, रेगुलर एन गॉन, एन साइड्स, साइड लेंथ ए विद holes at its vertices। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कुछ पूछना है, डाउट है कोई इसमें, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।